सभी दोस्तों को अनुस्वर का प्यार भरा नमस्कार। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की पीजीटी टीजीटी की वैकेंसीज आई हैं। लगभग 5000 वैकेंसीज हैं, यानी कि 5000 वैकेंसीज, बम्पर वैकेंसीज बोला जाता है इन्हें। और मान के चलिए कि आप अगर इसमें सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपको एक अच्छे गाइड की जरूरत जरूर होगी। अच्छे गाइड के साथ अगर आप रहेंगे तो आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा और साथ ही साथ आपको एक सही दिशा निर्देशन भी प्राप्त हो सकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आखिरकार क्या सिलेबस डिसाइड किया है, वो सिलेबस आपके सामने रख देता हूं। अगर वो सिलेबस आपके सामने रखने से आपका बेनिफिट होता है तो फिर आप इस सिलेबस को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सिलेबस इंपॉर्टेंट है और इस सिलेबस में आपको यह भी बताया जाएगा कि आखिरकार कौन कौन सी चीज आपको पढ़नी चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताएंगे कि आखिरकार झारखंड पीजीटी जैसे चला था, बिल्कुल सेम कंडीशन पर बिहार पीजीटी ने अपना सिलेबस डिसाइड किया हुआ है। तो ये सिलेबस बहुत ही आसान है और थोड़ा कम भी कर रखा है, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। अगर आप इस सिलेबस को देखना चाहते हैं कि आखिरकार ये सिलेबस क्या है, तो नोट करिएगा कि सबसे पहले इन्होंने चैप्टर लिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम लिया है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ में ही इन्होंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जोड़ा है, यानी केमिकल बॉन्डिंग भी इसी में। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मीनिंग यही हो जाता है कि यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर प्लस मैं केमिकल बॉन्डिंग लगाए दे रहा हूं। ये बात एक ही है कि आखिरकार ये चैप्टर देगा क्या क्या। पहले तो आपको ये बता दूं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग ये दोनों दो चैप्टर हैं और दोनों चैप्टर को केवल एक चैप्टर में मर्ज करके इन्होंने दिया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर डी ब्रोगली इक्वेशन से लेकर के आप डी ब्रोगली इक्वेशन से पूरी जानकारी भी आपको दूंगा कि क्या क्या आपके टॉपिक है। पहले ये बताऊंगा, फिर आपको डिटेल स्टडी बताऊंगा कि डी ब्रोगली से लेकर के रेजोनेंस तक हमें सभी कुछ पढ़ना है। अब चाहे बात हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की आ जाए, चाहे बात वो एसपी हाइब्रिडाइजेशन की हो, चाहे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की हो, मतलब हाइब्रिडाइजेशन का टोटल सभी बॉन्ड एंगल से लेकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब बातें भी दे रखी हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारे पास में सिलेबस इसका नोट है, इसमें आपको बता देते हैं कि पूरा जो मॉलिक्यूल है उनमें से H2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल ये तो होमोन्यूक्लियर में आ गए, जबकि हेट्रोन्यूक्लियर में NO, CO, HF और भी जो मॉलिक्यूल हैं उन सभी के डायग्राम भी आपको पढ़ने चाहिए हैं। साथ में ऑर्बिटल्स क्या होती है, लैटिस एनर्जी क्या होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये मान के चलिए कि हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ये तो दोनों रखे हुए हैं पेपर में, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन रखी हुई है, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आप मान के चलिए कि 2023 में या तो डायरेक्ट इक्वेशन पर क्वेश्चन आ जाएगा और या फिर इस पे जो फार्मूला है वो चेक करवा लेंगे कौन सा सही है। तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं जो मैं डिटेल में एक बार दोबारा भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। आज बात केवल सिलेबस की चल रही है। दूसरा टॉपिक अगर मेरे पास में आता है तो दूसरे टॉपिक पर हम लोग बात कर लेते हैं। सेकेंड टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स। यानी कि अगर मैं आपसे बात कहूं कि थर्मोडायनामिक्स कैसा टॉपिक है, तो थर्मोडायनामिक्स आपको मान के चलिए, यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन 80 होंगे
80 क्वेश्चंस होंगे और 80 मार्क्स के ही होंगे, ये बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो 80 क्वेश्चन में से थर्मोडायनामिक्स कम से कम मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चन लेकर के आएगा 100%, और ये केमिकल बॉन्डिंग भी 4 से 6 क्वेश्चन के दायरे में चला जाएगा। ये बात ध्यान दी, जितनी वीडियोस जितने एग्जामिनेशन अभी तक हुए हैं उन सभी में आपको सही जानकारी दी गई है, और इनमें थर्मोडायनामिक्स में आपको पूरा हीट कैपेसिटी है, सीपी-सीबी का रिलेशन है ना, और उसके बाद किरचॉफ्स लॉ है, और जितना भी फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इन सभी को पढ़ना है आपको, और साथ ही साथ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को भी पढ़ना है, जो लगभग यूपी पीजीटी में इस पे खूब क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आपको फ्री एनर्जी भी पढ़नी है, और इसके जितने भी कांस्टेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो भी आपको कायदे से पढ़ने हैं। तो थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जाएगा और आपको क्वेश्चन भी देगा यहां से, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चल लेते हैं सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में मेनली अगर आपको पढ़ना पड़ेगा तो क्यूबिक स्ट्रक्चर जितने भी हैं, इनकी जितनी भी क्रिस्टलोग्राफी है, क्रिस्टलोग्राफी पर ध्यान देना है। क्रिस्टलोग्राफी अगर आप पढ़ लेते हैं तो वही आपके एग्जामिनेशन में फायदेमंद होगी। चाहे वो क्रिस्टलोग्राफी में, चाहे अगर हम ये कहें कि जालक की संरचना क्या होती है, यानी कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, उनमें डिफेक्ट कौन सा होता है, लिक्विड क्रिस्टल को भी यहाँ पर प्रेफरेंस दी गई है। लिक्विड क्रिस्टल, ये पूरा सिलेबस आपको नॉर्मल अगर कहीं पर भी कोचिंग करते हैं तो नॉर्मल चीजें तो आपको बता करके पढ़ा के 12th का सिलेबस करा करके काम चलाया जा सकता है, लेकिन अगर आप हमारे ऐप पर आएंगे, हमारा ऐप का नाम है एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा, और इस पे लगातार क्लासेस चलती हैं। जो अगर आप बिहार पीजीटी की तैयारी बढ़िया से करना चाहते हैं, बिहार पीजीटी और चाहे टीजीटी दोनों के लिए अगर आप एलिजिबल है तो फिर आपको ये ऐप यूज करना चाहिए। इसमें अगर आप चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, जिसपे व्हाट्सएप कर सकते हैं 94 73 70 27 11। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पे जाकर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी डिटेल बिहार सिलेबस की आप जान सकते हैं कि आखिरकार बिहार का पीजीटी सिलेबस क्या है। तो ये मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अब हम लोग क्रिस्टलोग्राफी के साथ साथ में केमिकल काइनेटिक्स भी देख लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, चलिए केमिकल काइनेटिक्स की बात होती है तो यहां पर केमिकल काइनेटिक्स में जो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, इन सभी के ऑर्डर्स आपको पता रहने चाहिए, इसकी यूनिट भी पता रहनी चाहिए। जिस यूनिट में हम लोग ध्यान देते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कोलिजन थ्योरी, मॉलिकुलरिटी में एसन भाई यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 भी आ जाती हैं, जो ऑर्गेनिक में पढ़ी जाती हैं अक्सर, वो भी आपको ध्यान देना है। और साथ ही साथ आपको ध्यान ये भी रखना है कि इनके डेरिवेशन पे बेस न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, ये बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर हम लोग ये कहें कि आर्हेनियस की थ्योरी आप जरूर पढ़ लीजिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्हेनियस की कंसेप्ट आपको काम आ सकती है। आर्हेनियस थ्योरी, इसे हम लोग रासायनिक बलगति के नाम से जानते हैं, इसे ऊष्मागतिकी के नाम से जानते हैं, इसे परमाणु की संरचना, ठीक है, और रासायनिक बंध के नाम से जानते हैं। तो ये चैप्टर हिंदी में भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे जो लेक्चर होते हैं हमेशा बाइलैंग्वेज होते हैं, दोनों भाषाओं में होते हैं, इसलिए आपको आसान रहेगा समझना, क्योंकि इंग्लिश में केमिस्ट्री को इजी बनाया जा सकता है, जबकि केमिस्ट्री को हिंदी में टिपिकल वर्ड की वजह से उतना आसान नहीं बना पाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। यानी अब आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो साथ में आपको कैटालिसिस भी पढ़ लेना पड़ेगा। यानी कैटालिसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो केमिकल काइनेटिक्स में, इसमें एक एड्सॉर्प्शन थ्योरी पर फोकस करना है, और साथ ही साथ आपको यहां पर ई और यानी कि आपने एंजाइम है ना, आपने की एंड लॉक मॉडल, हम अधिकतर EF मॉडल बोल देते हैं, इसे की एंड लॉक मॉडल के नाम से जानते हैं, इस पर भी फोकस करना है। और एंजाइम कितनी कैटेगरी के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एंजाइम के टाइप कितने होते हैं, कौन सा एंजाइम किस में काम आता है, ये बात आपको कैटालिसिस में विशेष तौर से पढ़नी चाहिए। और पॉजिटिव नेगेटिव कैटालिस्ट के साथ में शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट, प्रोमोटर क्या होता है, इन पर भी विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका काम
काम चलेगा, अन्यथा आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया में नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैंने बोला केमिकल काइनेटिक्स, कैटालिसिस, ये टॉपिक तो ध्यान देने ही है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नया एक बहुत अध्याय इसमें जुड़ा है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी स्कोरिंग है। मैं अभी आपको स्कोरिंग भी बताऊंगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं दोबारा केमिकल काइनेटिक्स लिख देता हूं, और साथ में इसी के कैटालिसिस जोड़ा गया है। सिलेबस थोड़ा है लेकिन क्वेश्चन अच्छे कवर करेगा ये। नेक्स्ट कंडीशन आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहां पर मैंने बताया 4 से 6 क्वेश्चन, यहां पर मैंने बताया लगभग थर्मोडायनेमिक्स आपको 4 से 5 क्वेश्चन देगा, ये भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देगा। तो मैं यहां 5 का अंदाज लगा करके चल रहा हूं, क्योंकि 2 चीजें इसमें मर्ज हो गई हैं, इसमें भी लगभग 5 क्वेश्चन का दायरा जाना चाहिए। इसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चले जाएं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आप चले जाते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मान के चलिए कि ये 6 क्वेश्चन देगा, जिसमें 3 न्यूमेरिकल हो सकते हैं, यहां पर लगभग 3 न्यूमेरिकल हो सकते हैं, यहां पर लगभग 2 न्यूमेरिकल हो सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी, किसी भी हालत में न्यूमेरिकल पे भी कमांड करना चाहिए। अब इसके बाद अगर विद्युत रसायन में हम लोग चलते हैं तो यहां पर आपको जितनी भी इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइट के बाद उनके जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है वो क्या होते हैं, सेल कितने टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, फ्यूल सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या है, प्राइमरी सेल क्या है, नॉस्ट इक्वेशन क्या है, इन सब पर, और इनका एनर्जी से रिलेशन क्या है, इन सब पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका काम चलेगा। अदरवाइज ये सब टॉपिक नॉर्मल 12th वाले टॉपिक नहीं है, इनसे हटा दिए गए हैं टॉपिक, इसीलिए आपको एक अच्छे गाइड की जरूरत पड़ेगी। अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिहार पीजीटी को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो फिर आपको बेस्ट एक गाइड की जरूरत है, जो आपको सेलेक्ट करना है, आपको डिसाइड करना है। अगर हमारे ऐप पर आते हैं तो हमारे बहुत सारे डेमो क्लासेस पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो फिर आपको इजी हो जाएगा कि आपको डिसाइड करने में कि हमें किससे पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज आपको बताऊं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ साथ हमें थोड़ी सी कंसंट्रेशन से रिलेटेड टर्म भी पढ़ लेना चाहिए, जिसमें चाहे मोलैरिटी आता हो, चाहे मोलैलिटी आता हो, और चाहे तो उनसे रिलेटेड जितने भी लॉ हैं वो आते हो, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ये बात भी ध्यान रखनी है। इनसे रिलेटेड लॉ जितने भी हैं, चाहे वो मोलर कंडक्टेंस हो, चाहे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो, चाहे स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो, ये सभी पढ़ना पड़ेंगे, तभी काम चलेगा। इसके बाद फोटोकेमिस्ट्री इसमें नया जुड़ा है। ये फोटोकेमिस्ट्री जो होता है ये 12th से जुड़ा हुआ नहीं है, ये ग्रेजुएशन से जुड़ा हुआ है, और फोटोकेमिस्ट्री में लैम्बर्ट बियर लॉ पे क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल नोट कर लो, अभी कहीं पर नोट कर लो, 100% इस पे क्वेश्चन आएगा। फोटोकेमिस्ट्री के जो लॉ है उनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वांटम यील्ड कैसे निकालते हैं, क्वांटम दक्षता कैसे निकालते हैं, इसको भी फोकस करना पड़ेगा। और ये फोटोकेमिस्ट्री आपको मात्र 2 क्वेश्चन दे करके जाएगी, ज्यादा क्वेश्चन ये नहीं दे पाएगी। इसी के बाद आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। डी और एफ ब्लॉक में क्या क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। डी और एफ ब्लॉक में अगर आप जाएंगे तो डी और एफ ब्लॉक में फोकस करेंगे, ये क्वेश्चन कवरेज अच्छा करेगा। डी एंड एफ ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक में सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं वो सभी प्रॉपर्टीज, चाहे वो कलर फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो रेडियस से जुड़ी हुई हो, चाहे वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे ज्यादा फोकस करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हो, एलॉय फॉर्मेशन की हो, ये सभी प्रॉपर्टी, और साथ में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है ना, क्यों जरूरी है, इससे प्रॉपर्टीज पर कौन सा बड़ा फर्क पड़ रहा है, ये सब चीजें अगर आप विशेष तौर से ध्यान देते हैं तो उम्मीद है कि आपको ये डी और ब्लॉक कम से कम दोनों चैप्टर मिलाकर के 8 क्वेश्चन का कवरेज करके ले जाएंगे। तो आप देखते रहिए, हम आपको पूरे 80 क्वेश्चंस का कवरेज करके बताएंगे कि आखिरकार लगभग 80 क्वेश्चन में से प्लस माइनस 5 क्वेश्चन इधर उधर, बाकी आपको वही आइडिया मिलेगा पेपर जब आपके सामने आएगा। अब इसमें भी क्या है, इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड टर्म भी जो जुड़े हों डी और एफ ब्लॉक में, क्योंकि डी टू डी ट्रांजिशन क्यों होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम से इनकी एक्सप्लेनेशन कैसे होती है, इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी डी और एफ ब्लॉक से आप कवरेज कर पाएंगे क्वेश्चंस का।
K2Cr27 हो चाहे KMnO4 हो, इन दोनों को आप बढ़िया से इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एसिडिक मीडियम में और अगर आप देखो बेसिक मीडियम में, इन दोनों में कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है, किस कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करता है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप मेटल कार्बोनिल्स पर देखते हैं, मेटल कार्बोनिल को तैयार करना है। मेटल कार्बोनिल्स ध्यान दीजिएगा, इसे मिटाना पड़ेगा मुझे, मेटल कार्बोनिल्स पर ध्यान देना पड़ेगा। और मेटल कार्बोनिल्स के साथ में ऑलिफिन्स मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ऑलिफिन्स में एल्कीन आता है, लेकिन आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हम यहाँ पर आपसे बात करते हैं कि नंबर 8 पर चले जाते हैं। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप यहाँ पर एल्केन्स पढ़ लें, एल्कीन्स पढ़ लें और एल्काइंस, क्योंकि एक टॉपिक अकेला समझ में नहीं आएगा। कहीं एल्काइन का वेरिएशन एल्केन से दे दिया गया तो फिर आप कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहें तो ऑलिफिन्स यानी कि एल्कीन जब पढ़ेंगे तो ऑलिफिन्स तो पढ़ ही लेंगे, इसी के साथ आपको डाइइन भी पढ़ लेना चाहिए। जब एल्कीन पढ़े तो डाइइन जरूर पढ़ें, एल्काइंस जब पढ़ें तो फिर इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। इसी के बाद अगर आप आगे बढ़ लेते हैं तो आगे आपको ये बता दें, एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट, लगभग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों मिलाकर के ये टॉपिक कम से कम 6 क्वेश्चन को कवर करते हुए जाएंगे। अगर 9th में टॉपिक पे चलते हैं तो 9th में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उस कंपाउंड के बारे में, जैसे नॉन एक्वस सॉल्वेंट, चाहे वो लिक्विड अमोनिया हो, यहाँ लिख देता हूं नॉन एक्वस सॉल्वेंट, और नॉन एक्वस सॉल्वेंट में SO2 और अमोनिया, इन दोनों पर फोकस आप करिएगा। ये करीब करीब मान के चलिए 4 क्वेश्चन ये भी लेकर के जाएगा। 4 क्वेश्चन नहीं तो 3 तो 100% ये ले ही लेगा। 3 क्वेश्चन तो उम्मीद मैं करता हूं कि यहाँ 3 क्वेश्चन मिलना लगभग और लगभग आपका तय हो जाता है। ठीक है, इस चीज का आप फोकस और ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज आपको यहां पर यह भी बता देना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपने 10th टॉपिक पर पहुंचते हैं तो 10th टॉपिक में पेरीसाइक्लिक कंपाउंड है। पेरीसाइक्लिक कंपाउंड में वुडवर्ड रिएक्शन, वुडवर्ड हाफमैन रिएक्शन, इसका ध्यान दीजिएगा। यानी पेरीसाइक्लिक कंपाउंड से आपको 2 क्वेश्चन की उम्मीद जताई जा रही है कि यहां से 2 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो जो क्वेश्चन का नंबर मैं आपको बता रहा हूं, ये कौन कौन से टॉपिक में से कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, इस पूरी वीडियो में हम आपको समझाते रहेंगे। इसके बाद अगर आप चलते हैं तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, यानी कि अगर हम आपसे ये कहें कि मैकेनिज्म, रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिलेक्शन का बेस्ट टॉपिक माना जाता है। यानी मैं अगर आपसे कहता हूं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म, चाहे इसमें कार्बोकैटायन हो, चाहे कार्बोनाइन हो, या फिर होमोलिटिक फिजन हो, या हेटेरोलिटिक फिजन हो, या SN1 रिएक्शन हो, SN2 रिएक्शन हो, E1 रिएक्शन हो, E2 रिएक्शन हो, प्लस I इफेक्ट हो, है ना, प्लस E इफेक्ट हो, माइनस E इफेक्ट हो, माइनस I इफेक्ट हो, ये सभी चीजें, रेजोनेंस, ये सभी चीजें रिएक्शन और मैकेनिज्म में पूछी जाती हैं। तो रिएक्शन और मैकेनिज्म का ये टॉपिक भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, और ये टॉपिक लगभग और लगभग कम से कम 8 क्वेश्चन का कवरेज ये भी करके ले जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसी के बाद अब इसमें चाहे इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब रिएक्शंस हैं, एलाइलिक, बेंजाइलिक जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, वो सभी इसमें, बेंजाइन आ जाएगा, नाइट्रीन आ जाएगा, डाइनाइट्रीन आ जाएगा, ये सब इसमें पढ़िएगा। और इसके बाद कुछ नेम रिएक्शंस हैं, उन नेम रिएक्शंस में चाहे वो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन हो, या फिर आपकी पर्किन रिएक्शन हो, या फिर एल्डोल कंडेंसेशन हो, रीमर टीमन रिएक्शन हो, ये सभी रिएक्शंस कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सिलेबस में, उनको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। और साथ ही साथ में, यानी कि अगर मैं कहूं कि 2 नेम रिएक्शन आ सकती हैं तो यहाँ पर नेम रिएक्शन तो पढ़ना, लेकिन इनके इंटरमीडिएट जरूर पढ़ लीजिएगा जो आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 13वें में आ जाते हैं पॉलीमर्स। अगर आप हमारे अनुसार पढ़ेंगे तो ये भी लगभग 3 क्वेश्चन दे देगा, ये भी लगभग 2 क्वेश्चन दे करके जाएगा पॉलीमर्स में। और उनके कौन कौन से रिएजेंट हैं, रिएजेंट, ऑर्गेनिक रिएजेंट पर खासकर फोकस करिएगा। 14 पे चले आइए तो ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक रिएजेंट पर लगभग 2 क्वेश्चन का दायरा मैं यहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ। तो इस तरीके से ये जैसे NaBH4 है, LiAlH4 है ना, इस तरीके से सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ में इनका क्या रोल है इसको ध्यान दीजिएगा। और साथ में स्पेक्ट्रोस्कोपी बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यूपी में भी है, ये झारखंड में भी है, ये एमपी पीजीटी में भी है, सभी में है ये। तो ये हम स्पेक्ट्रोस्कोपी जो एक अच्छा टॉपिक माना जाता है, लगभग 3 क्वेश्चन का कवरेज ये भी करके चलेगा। और साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, फंक्शनल ग्रुप पर इनका इफेक्ट कौन सा होता है, ये पूरी फुल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़नी पड़ेगी। ये पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको अच्छे नंबर दे करके जाएगी। तो ये मान के चलिएगा कि लगभग ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फुल आपके सामने है और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छा कवरेज करके चलेगी। यहाँ से कुछ ऐसे हैं जो हम अलग से जोड़ रहे हैं, जैसे कि रिएक्शन में चेंज, यानी जिसे बोलते हैं हम लोग परिवर्तन, जिसे बोलते हैं कन्वर्जन। अगर कन्वर्जन भी आपको करना है तो फिर मेरे हिसाब से आपको एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड मैंने लिखा था, एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं। अलग से नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ ये जरूर दिया हुआ है कि कार्बोनिल कंपाउंड है और कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को शामिल किया गया है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर ये टॉपिक आप तैयार करते हैं तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन से जुड़े हुए टॉपिक भी आपके क्लियर हो जाएंगे, वहां पर भी कोई शक नहीं है। ये मान लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप अगर इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस आएंगे वो साथ में कवरेज हो जाएंगे। इसके साथ आपको एक राय और दूंगा, अगर सिलेबस में भले नहीं है लेकिन एमीन्स को भी जरूर पढ़िएगा। एमीन्स पढ़ने से भी आपको बेनिफिट मिलेगा और वो बेनिफिट कन्वर्जन में ही मिलेगा। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एमीन्स और एल्कोहल हालांकि सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन अगर एल्कोहल्स और फिनॉल्स को पढ़ लेते तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म में जो एसिडिक बेसिक कैरेक्टर होता है इसके क्वेश्चन के कवरेज यहां से आप कर जाएंगे। तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं जो आपको अपने हिसाब से मैनेज करनी है, अपने हिसाब से पढ़ लेनी है, ठीक है ना। तो इतनी तैयारी करिए, इतने क्वेश्चंस का दायरा रहेगा जो आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। तो प्लीज आप बढ़िया से तैयारी करें और इस सिलेबस को मैक्सिमम बिहार के बच्चों तक पहुंचाइए, जिसे उन्हें पता लगे कि एक अच्छा प्रॉपर गाइडेंस भी हमें बिहार पीजीटी क्वालिफाई करने के लिए मिल सकता है। तो इस वीडियो को मैक्सिमम बिहार के स्टूडेंट तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे कि उनको इस पीजीटी के नए प्लेटफॉर्म की तैयारी करने का मौका जरूर मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।